नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई है और शेखावाटी अंचल के सीकर झुंझुनू जिले की सड़कें लबालब हो गई। सीकर के नीमका थाना में 108 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में झरने बहने लगे। जयपुर सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों में दिन भर सूखा रहा, लेकिन जयपुर में देर रात से तेज बारिश जारी है। विदेशों में रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 30 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा शुक्रवार को हुआ है। मामले में एसएचओ की साइबर सेल ने राजस्थान में बैठकर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को नागौर से पकड़ा और प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह करीब 500 विदेशी नागरिकों से वायर ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए हड़प चुका है। जयपुर एसओजी ने 2 विदेशी लुटेरी महिलाओं को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। लुटेरी महिलाओं ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर को हैक करके एटीएम से 32 लाख रुपए निकाल लिए थे। इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो वहीं इस संबंध में आप सभी को बता दूं कि पड़ताल की तो सामने आया कि देश में पहली बार बैंक के सर्वर को हैक करके ठगी की वारदात की गई है। मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं के बीच विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। सरकारी विभागों ने विधानसभा सत्र को देखते हुए सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ नए विधेयक भी विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। संसदीय कार्य विभाग विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज चुके हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में असफल पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। ससुराल वाले एक कार व 10 लाख रुपए मांगने भी लग गए। आरोप है कि रिजल्ट आने के बाद से ही लेक्चरर पति सास ससुर ताने देने शुरू कर दिए थे। मारते पीटते भी थे और प्रताड़ना यही नहीं रुकी और विवाहिता को घर से भी निकाल दिया गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। पहली बार किसी भी सरकार ने 2 साल के अंदर अंदर अपने घोषणा पत्र का हिसाब दिया, जबकि कई सरकारें 5 साल में भी हिसाब नहीं देती। न मोदी जी ने 5 साल में हिसाब दिया, दोबारा सत्ता में आ गए सेना के शौर्य के पीछे छुप करके। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का था, आज तक पता नहीं वो संकल्प पत्र के कितने वादे पूरे हैं। तो हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसमें 52% 2 साल में पूरे हो गए। अब हम लोग और कितने होंगे उसके ऊपर देखेंगे। कल जब इसकी समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि कितने होंगे और कौन से वादे रह गए, उसको हम किस गति से। हमने तो 1.5 साल तो कोरोना का भी सामना किया है, उसके बावजूद आप देखिए कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन भी हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हम जन घोषणा पत्र जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है, जिसको सरकारी दस्तावेज हमने बना रखा है, उसकी भी हम लोग पालना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी प्रदेश के अंदर जो सियासी घमासान चल रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है, इसी को लेकर के कल अजय माकन ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि अब आप सभी को बता दूं कि विधायकों से उन्होंने जब 3 दिन की बातचीत करी और सबसे अलग अलग बातचीत करी है, तब उसके बाद में उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों की अब छुट्टी होना संभव बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कई मंत्री ऐसे भी हैं जो पद छोड़ करके संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया और कहा कि 2013 में केंद्रीय मंत्री का पद मैंने छोड़ा था और एआईसीसी महासचिव बना था। लेकिन इसी बीच कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्री पद छोड़ने की बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जो मंत्री पद छोड़ने की बात कह रहे हैं क्योंकि उन सभी को ऑलरेडी पद से हटाने की बात चल रही है। अगर उन सभी को पदों से हटाया जाएगा तो पदों से हटाने के बाद में मंत्री को अगर पद से हटाया जाए तो उसको कौन सा पद दिया जाए? क्या वो एक नॉर्मल विधायक रहेगा या फिर उसे विधायक पद से भी हटाया जा सकता है? तो इसी को लेकर के ये बात सामने आई है कि अभी केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके वह संगठन के लिए काम करेंगे। यह कयास लगाए गए हैं, लेकिन अभी ये कयास सत्य भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो
चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के अंदर भारी बारिश का दौर जारी था और इसी भारी बारिश के दौर के कारण भूस्खलन हुआ और पहाड़ एक बार फिर से नीचे गिर गया और पहाड़ इस बार गिर करके नेशनल हाईवे पर आकर के गिर गया है। तो वहीं 240 से ज्यादा लोग इसके अंतर्गत फंसे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसमें 55 लोगों को तो अभी तक निकाल लिया गया है, लेकिन अभी बाकी लोगों को निकालने का कार्य जारी है। अब लगातार ये मौसम सक्रिय होने के चलते हुए लगातार ऊपरी क्षेत्र जहां पहाड़ और बर्फीले चट्टाने वगैरह हैं वह ढह करके नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी यदि घूमने जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 तारीख तय की थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले दिन ही उसके अंतर्गत बदलाव कर दिया और बदलाव करने के बाद में शिक्षा मंत्री का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2-4 दिन का ही मेहमान हूं, जो काम कराने हैं करा लो। इसी बीच खबर अब ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कमेटी बनाई थी 5 सदस्यों की कि वह डिसाइड करेगी कि आखिरकार स्कूलों को कब खोला जाए। उन लोगों ने विशेषज्ञों से बातचीत करी और विशेषज्ञों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना साफ साफ है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन बच्चों को नहीं लगा दी जाए तब तक आप सभी नहीं खोलेंगे स्कूल। और इसी को लेकर के अब फैसला भी तक आया नहीं है, लेकिन फैसला यही आ सकता है क्योंकि सितंबर माह तक इस वैक्सीन के आने की आशंकाएं जताई जा रही है और वैक्सीन के आने के 1 महीने बाद, या क्योंकि बच्चों को लगने के लिए समय भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के आते ही बच्चों के वैक्सीन लग जाए, तो इसलिए 1 महीने बाद का समय और ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि वैक्सीन आने के 1 महीने बाद तक स्कूलों को ना खोला जाए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र और केरल के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं और इन्हीं केसों के देखते हुए देश के अंदर केस बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान ऐसा नहीं चाहता कि राजस्थान के बच्चे किसी भी मुसीबत में फंसते हुए नजर आए। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 28 कोरोना की नए मरीज सामने आए हैं, जो पिछले दिन के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, लेकिन अभी भी एक्टिव केस 254 राजस्थान के अंदर बताए जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 8 कल कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर फुलेरा से, जहां पर जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच में आरयूबी पर पटरी बह चुकी है, जिससे यातायात ठप हो चुका है। वहीं जोधपुर भोपाल ट्रेन रद्द करनी पड़ी। सूरतगढ़ जयपुर ट्रेन बीकानेर जयपुर के बीच रद्द की गई। तो वहीं हाईकोर्ट का रूट परिवर्तित कर मदार मारवाड़ होकर जाएगी ट्रेन। साथ ही 04739 दिल्ली बीकानेर फुलेरा रिंगस चूरू के रास्ते से जाएगी। तो वहीं 09458 दिल्ली जोधपुर फुलेरा मदार मारवाड़ यूनी होकर के जाएगी। साथ ही 02459 जोधपुर इंदौर डेगाना चूरू रिंगस जयपुर से होकर जाएगी। तो वहीं 08244 भगत की कोठी बिलासपुर डेगाना चूरू रिंग्स जयपुर रोड। वहीं 04661 बाड़मेर जम्मूद्वीप डेगाना रतनगढ़ देवारी के रास्ते से जाएगी। साथ ही 04863 वाराणसी से जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस मदार मारवाड़ लूनी होकर के जाएगी। तो वहीं 06053 मुद्दैर बीकानेर ट्रेन जयपुर सीकर चूरू होकर के जाएगी। साथ ही 02467 जैसलमेर जयपुर ट्रेन डेगाना चूरू रिंगस होकर के जाएगी। तो वहीं कुल 10 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन है, जिस पर जयपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी से नायर ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोरोना महामारी ने भले ही सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार व गंगोत्री से गंगा जल लाने वालों की राह रोक दी हो, लेकिन डाक विभाग ने गंगा जल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। डाक विभाग गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व नारनौल ने अपने सभी डाकघर के लोगों के लिए घर बैठे गंगा जल मंगवाने की सुविधा शुरू की है।
300 मिलीमीटर गंगाजल की बोतल सिर्फ 30 रुपए में डाकघर से खरीदी जा सकती है। गंगाजल की बोतलें तीर्थ स्थल गंगोत्री व हरिद्वार से मंगवाई गई तो दरअसल कोरोना के चलते लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। हर साल यहाँ से लाखों लोग हरिद्वार से गंगाजल भर करके कांवड़ के रूप में लेकर आते थे और शिवरात्रि के मौके पर इस गंगाजल को शिवालयों में चढ़ाया जाता है। लेकिन कोविड के चलते लगी रोक के बाद डाक विभाग ने गंगाजल की व्यवस्था कर दी है। हरियाणा बोर्ड के बाद में शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। दोनों ही बोर्ड में हिसार जिले के कुल 23,619 बच्चों ने 12वीं कक्षा पास कर दी। इसमें हरियाणा बोर्ड के 18,043 व सीबीएसई बोर्ड के 5,576 विद्यार्थी शामिल हैं। लेकिन अब उनके सामने कॉलेज में दाखिला लेने की चुनौती है। बच्चे इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका एडमिशन पसंदीदा कॉलेज या कोर्स मिल भी पाएगा या नहीं। मेरिट के आधार पर पसंदीदा कॉलेज में दाखिल न मिले, लेकिन छात्रों को दाखिलों के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिटी हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में करीब 24,000 सीटें हैं, जो हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है। और जिले के 25 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अलग अलग संकाय की 12,000 सीटें उपलब्ध हैं। पानीपत में बाराबंकी जैसा सड़क हादसा हुआ। श्रमिकों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस जीटी रोड से सर्विस रोड पर आ गई और बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। इसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई और 2 की इलाज अभी भी जारी है, जबकि 14 लोग घायल हैं, जिनमें गंभीर 6 घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक निजी बस का चालक दलबीर सिंह यूपी के आजमगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद से 40 से ज़्यादा श्रमिकों को लेकर के पंजाब के पटियाला जा रहा था। शनिवार सुबह 6:15 बजे वह पानीपत की जीटी रोड स्थित खादी आश्रम के सामने पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रहे लोड ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त को और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर के सभी 8,39,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई। जिला नूह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों के डीसी, एसपी, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। और हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए उनके एरिया से लगते जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। प्रदेश की सीएम सिटी करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। महिला वर्ग की वैक्सीनेशन में तो एक पायदान की छलांग लगाते हुए शहर ने 4था स्थान हासिल कर लिया। जल्दी पुरुष वर्ग भी अंतर को पार कर लेंगे और ऑल ओवर देखा जाए तो अब करनाल, सोनीपत में महज 19,000 डोज पीछे हैं। अब तक प्रदेश में 52,16,652 महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई है और गुरुग्राम में 7,09,019 महिलाओं ने, फरीदाबाद में 4,84,326 महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच रोड अंडरब्रिज पर पटरी का मरम्मत का कार्य पूरा हो गया। वहीं बारिश के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होने पर जोधपुर मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का परिवर्तित किया गया था मार्ग। तो वहीं जोधपुर मार्ग पर फिर से शुरू किया ट्रेन संचालन और इस मार्ग पर ट्रेन संचालन 10 की स्पीड से किया जाएगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के नायर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में मार्ग परिवर्तित 4 ट्रेनें पुनः अपने निर्धारित मार्ग से जाएंगी। ट्रेनें जिनका मार्ग परिवर्तित किया गया है वो निम्न प्रकार हैं, जिसमें 02467 जैसलमेर जयपुर, 04863 वाराणसी जोधपुर मरुधर, 04814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस और 04739 दिल्ली बीकानेर। ये सभी ट्रेनें अब अपने निर्धारित मार्ग से होकर जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए में अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दाग करके इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। इन दिनों दुनिया में ओलंपिक का खुमार चल रहा है और खेल के मैदान में और उसके बाहर इसको लेकर के प्लेयर्स और दर्शकों दोनों में जुनून है, टेंशन है और रोमांच भी भरपूर है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बता रहे हैं कि इस बार ओलंपिक में खेल के बाद रोमांच के साथ साथ इश्क भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इससे पश्चिमी की ओर से झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। स्काईमैट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। 1 अगस्त से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इन बदलावों को जानकारी पहले से ही अपने पास रख लें। 1 अगस्त से बैंक में होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। हम आपको ऐसे 5 बदलाव बताएंगे अगली खबर में, जिसका आप सभी को संबंध इससे समझ में आएगा। भारत के साथ होम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। उसके स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी और इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 30 साल के स्टोक्स ने अपने फैसले की वजह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया। इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेलना तय नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली और बेटी भूमिका के साथ इंग्लैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस वेकेशन में उन्हें टीम इंडिया के क्रिकेटरों और उनकी पार्टनर्स का भी साथ मिला है। हाल ही में इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया अकाउंट से डरहम में वेकेशन एंजॉय करते हुए एक खूबसूरत फोटो शेयर की। टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को भारत की PV सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले का सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। सिंधु का सामना चाइनीज ताइपे की ताइजू यिंग से होगा। यिंग वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उनके अलावा मुक्केबाजी में पूजा रानी भी मेडल पक्का करने की कोशिश करने में उतरेंगी। अतनु दास पुरुष तीरंदाजी में भारत के लिए मेडल का खाता खोलने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं ANM UDV चैन में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बाड़मेर CMHO डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने रिश्वत लेकर के 10वीं के 41% की जगह 61% दिखा करके चयन किया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बाड़मेर CMHO डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने रिश्वत लेकर के 10वीं के 41% की जगह 61% दिखा करके चयन किया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, क्या है ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा का, आप हमें बताइए। सर, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ANM भर्ती में 41% की जगह 61% बताकर किया गया है चयन। CMHO द्वारा ANM की अंतिम सूची में पिछड़ा वर्ग की चयन सूची में क्रम संख्या 31 पर कविता के माध्यमिक में 61.7% दिए गए थे, जबकि इसके मूल दस्तावेज में 41.7% है। तो इसके अंतर्गत अभी जो ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, तो किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है? सर, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली? नहीं सर। तो इसी को लेकर के अभी बाबूलाल का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है कि जो CMHO है कि उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है या नहीं? हाँ, CMHO द्वारा
एएनएम घोटाले का खंडन किया गया है। एएनएम अंतिम वरीयता सूची संबंधित भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन आपत्तियों के प्रतिशत एवं मूल दस्तावेज की जांच उपरांत किया जाएगा। ठीक है संजय जी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि झमाझम बारिश का दौर फुलेरा के अंदर भी जारी है और 122 mm तक पानी दर्ज किया गया है। सावन की पहली बारिश में जमकर के बरसे मेघ, तो वहीं जनता को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन फुलेरा कस्बे के चारों ओर बने अंडरपास आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गौरतलब तो यह है कि सावन माह की शुरुआत होने के बाद इंद्रदेव की कृपा से रात करीब 1 बजे से सुबह तक जम करके बादल बरसते हुए नजर आए हैं। जनता को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन फुलेरा कस्बे से निकलने वाले स्टेट हाईवे बिचुन रोड स्थित जीएसएस के पास बने रेलवे अंडरपास 2 में करीब 4 फीट पानी भरने से छोटे बड़े वाहनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं फुलेरा कस्बे को रेलवे कॉलोनियों को जोड़ने वाला एकमात्र अंडरपास जयपुर जोधपुर सेक्शन में डबल लाइन बिछाने को लेकर के करीब 15 दिन के लिए बंद किया हुआ है। अब फुलेरा से वाया बिचून जयपुर जाने वाली श्री राम नगर स्थित रेलवे फाटक ही हारे का सहारा बनी हुई है, जहां से छोटे बड़े वाहन सहित रोडवेज की बसें भी निकल रही हैं। तो वहीं दोनों अंडरपासों में 2 जनरेटर सेट लगा करके पानी निकासी का कार्य भी जोरों शोरों पर किया जा रहा। जयपुर जोधपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा है पानी। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं कि पानी बढ़ने से देरी से चल रही है मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। सांसद ने वैकल्पिक रास्ता अपनाने को कहा और सांबर लेक स्टेशन पर यात्रियों से भी बातचीत की। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि झमाझम बारिश का दौर फुलेरा के अंदर भी जारी है और 122 mm तक पानी दर्ज किया गया है। सावन की पहली बारिश में जमकर के बरसे मेघ, तो वहीं जनता को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन फुलेरा कस्बे के चारों ओर बने अंडरपास आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गौरतलब तो यह है कि सावन माह की शुरुआत होने के बाद इंद्रदेव की कृपा से रात करीब 1 बजे से सुबह तक जम करके बादल बरसते हुए नजर आए हैं। जनता को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन फुलेरा कस्बे से निकलने वाले स्टेट हाईवे बिचुन रोड स्थित जीएसएस के पास बने रेलवे अंडरपास 2 में करीब 4 फीट पानी भरने से छोटे बड़े वाहनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं फुलेरा कस्बे को रेलवे कॉलोनियों को जोड़ने वाला एकमात्र अंडरपास जयपुर जोधपुर सेक्शन में डबल लाइन बिछाने को लेकर के करीब 15 दिन के लिए बंद किया हुआ है। अब फुलेरा से वाया बिचून जयपुर जाने वाली श्री राम नगर स्थित रेलवे फाटक ही हारे का सहारा बनी हुई है, जहां से छोटे बड़े वाहन सहित रोडवेज की बसें भी निकल रही हैं। तो वहीं दोनों अंडरपासों में 2 जनरेटर सेट लगा करके पानी निकासी का कार्य भी जोरों शोरों पर किया जा रहा। 151 आरएएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर के बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन, तो वहीं वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 88 अधिकारी, कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 63 अफसरों को मिलेगी पदोन्नति। वहीं आप सभी को बता दूं कि सरस डेयरी में आरक्षण नीति लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ये मामला इस प्रकार है, जयपुर सरस डेयरी ने अपनी नई भर्ती निकाली है। ये भर्ती लगभग 2 दशक 20 साल बाद सीधी भर्ती निकली है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं वो देखने में ये आई है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे अनदेखा किया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई भी पार्ट इसमें लागू नहीं किया गया है। साथ में जो सिलेबस हैं वह अन्य इसी तरीके जो टॉपिक हैं कवर नहीं किए गए हैं। इसको लेकर हम राजस्थान उच्च न्यायालय में हमने याचिका प्रस्तुत की। चरण सिंह बनाम अन्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की बेंच ने सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी द्वारा इस पॉलिसी को देखते हुए कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई है और जो खामियां हैं वो सारी बातें हमने बताई। उसके बाद जो न्यायाधिपति महोदय हैं उन्होंने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार व डेयरी फेडरेशन से जवाब तलब किया है कि आखिरकार इस भर्ती में
जो 523 पदों पर सीधी भर्ती है, इसमें जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के विभिन्न पदों पर रिजर्वेशन पॉलिसी को दरकिरार क्यों किया गया है। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस आदि के लिए इसमें अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे या फिर जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। साथ में जो जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर हैं, उनके सिलेबस में भी इंजीनियरिंग का पार्ट जोड़ दिया गया है, जबकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो अलग होते हैं। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो अलग तरीके की होती है। यहाँ पे फूड और डेयरी का जो काम है वही होता है और इसके लिए सिलेबस बनाया जाता है। इस तरह के जो भी इसमें समावेश करने चाहिए थे नहीं किए गए हैं। ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन रहेगा और जो भी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं वो बैठ तो पाएंगे और मौके के अनुसार जो भी इनको एग्जामिनेशन देना चाहिए वो देंगे, लेकिन जो इसका पूरा प्रक्रिया का समावेश है वो न्यायालय के अंदर विचाराधीन रहेगा और जो याचिका है उसके मामले के तहत ही इसका निर्णय किया जाएगा। मैं हितेश बागड़े, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर। वहीं खबर ओशिया से सामने आ रही है, जहां पर ओशिया विधायक जन सुनवाई कर रहे हैं। वहीं बलारवा, तीवरी, मथानिया, उम्मेद नगर में यह कार्यक्रम किया गया। तो वहीं ओशिया में कल होगी जन सुनवाई। विधायक दिव्या मदेरना 2 बजे करेंगी जन सुनवाई। जन सुनवाई में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें। वहीं साथ ही साथ ग्रामीण आम जनता की समस्या से विधायक जन सुनवाई करते हुए हाथों हाथ समाधान भी करेंगी। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर मिट्टी खनन का मामला सामने आ रहा है रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में चरागाह भूमि से दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण में मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते चरागाह भूमि मिट्टी खनन किया गया। मामला उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा की ग्राम पंचायत निजामपुरा का बताया जा रहा, जहां पर लोग सुनवाई खनिज विभाग और उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवाड़ा का भी शिकायतकर्ता खटखटा चुके हैं दरवाजा। फरियादी गिरिराज प्रसाद गुप्ता निवासी निजामपुरा की शिकायत दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण के ठेकेदार के आगे धूल चाट रही है। तो वहीं ग्राम पंचायत निजामपुरा चरागाह भूमि खसरा नंबर 194 से दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण में 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि का मिट्टी खनन हुआ। प्रशासन की मिलीभगत से दिल्ली मुंबई निर्माण ठेकेदार ने नियमों को दरकिनार किया। चरागाह भूमि में नियमों के खिलाफ ठेकेदार ने 5 मीटर मिट्टी का खनन किया और प्रशासन की मिलीभगत के चलते चरागाह भूमि मौत का कुआं बन गई। तो वहीं प्रशासन की साठगांठ के चलते हुए आवारा मवेशियों का मुंह का निवाला छिन गया। चरागाह भूमि के आसपास के खातेदारों का आवागमन का रास्ता भी अवरुद्ध हुआ। तो वहीं नियमों की बात करें तो चरागाह भूमि के स्वामित्व का अधिकार होता है ग्राम पंचायत का। चरागाह भूमि में मिट्टी खनन को लेकर के दूरभाष पर वार्ता की तो सरपंच तहसील रामगढ़ पचवाड़ा को कर चुके हैं शिकायत। दिल्ली मुंबई हाईवे मिट्टी ठेकेदार ने चरागाह भूमि से मिट्टी खनन किया। तो वहीं मगर उपखंड के प्रशासन ने आज तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता की माने तो खनिज कार्य देशक भी कर चुके हैं चरागाह भूमि का मौका मुआयना। खनिज कार्य देशक विश्राम मीना की माने तो चरागाह भूमि में मिट्टी खनन की जांच की जाएगी। फौजी कंस्ट्रक्शन मिट्टी ठेकेदार से दूरभाष पर वार्ता की तो चरागाह भूमि से मिट्टी खनन के लिए किया इनकार। तो वहीं फौजी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने दूसरे कंस्ट्रक्शन का नाम बताकर फोन किया स्विच ऑफ। निजामपुरा हल्का पटवारी से मिट्टी खनन को लेकर के दूरभाष पर संपर्क किया तो अनभिज्ञता की भी जाहिर आई। अब आखिर निजामपुरा चरागाह भूमि का किसने मिट्टी खनन किया? शिकायतकर्ता की शिकायत पर आखिर उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड प्रशासन पर एक बार फिर से सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। क्या मामला है? मामला ग्राम पंचायत निजामपुरा के चरागाह भूमि का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे रोड कंपनी के ठेकेदार व अन्य व्यक्तियों के द्वारा मिलीभगत से चरागाह भूमि से करीबन 20 से 25 फीट गहरी माटी उठा ली गई है। इसके कारण पड़ोसी खातेदारों को और मवेशियों को गिरने के बाद मरने की ही संभावना है। वह अन्य पड़ोसी खातेदारों को रास्ते की परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके बारे में ग्राम पंचायत निजामपुरा, पटवारी, एसडीओ, वन विभाग, खनिज विभाग व अन्य कई जगह
शिकायतें दर्ज करवा दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, इस मामले को लेकर? आज तक चरागे से मिट्टी उठने के कारण कोई कार्रवाई नहीं है और मिट्टी उठाने का नियम 1 मीटर तक का ही है, लेकिन ठेकेदार ने मनमर्जी गलत तरीके से 20 से 25 फीट गहरी मिट्टी उठा ली गई है। इससे राजस्व का भी भारी नुकसान हुआ है सरकार को। आपका शुभ नाम? राम प्रसाद गुप्ता, निजामपुरा के रहने वाले? निजामपुरा। थैंक वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच में आरयूबी पर पटरी बह चुकी है, जिससे यातायात ठप हो चुका है। वहीं जोधपुर भोपाल ट्रेन रद्द करनी पड़ी। सूरतगढ़ जयपुर ट्रेन बीकानेर जयपुर के बीच रद्द की गई, तो वहीं हाईकोर्ट का रूट परिवर्तित कर मदार मारवाड़ होकर जाएगी ट्रेन। साथ ही 04739 दिल्ली बीकानेर फुलेरा रिंगस चूरू के रास्ते से जाएगी, तो वहीं 09458 दिल्ली जोधपुर फुलेरा मदार मारवाड़ लूनी होकर के जाएगी। साथ ही 02459 जोधपुर इंदौर डेगाना चूरू रिंगस जयपुर से होकर जाएगी, तो वहीं 08244 भगत की कोठी बिलासपुर डेगाना चूरू रिंग्स जयपुर रोड, वहीं 04661 बाड़मेर जम्मूद्वीप डेगाना रतनगढ़ देवाड़ी के रास्ते से जाएगी। साथ ही 04863 वाराणसी से जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस मदार मारवाड़ लूनी होकर के जाएगी, तो वहीं 06053 मुद्दैर बीकानेर ट्रेन जयपुर सीकर चूरू होकर के जाएगी। साथ ही 02467 जैसलमेर जयपुर ट्रेन डेगाना चूरू रिंगस होकर के जाएगी, तो वहीं कुल 10 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन है, जिस पर जयपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के नायर ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोरोना महामारी ने भले ही सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार व गंगोत्री से गंगा जल लाने वालों की राह रोक दी हो, लेकिन डाक विभाग ने गंगा जल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। डाक विभाग गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व नारनौल ने अपने सभी डाकघर के लोगों के लिए घर बैठे गंगा जल मंगवाने की सुविधा शुरू की है। 300 मिलीमीटर गंगा जल की बोतल सिर्फ 30 रुपये में डाकघर से खरीदी जा सकती है। गंगा जल की बोतलें तीर्थ स्थल गंगोत्री व हरिद्वार से मंगवाई गई, तो दरअसल कोरोना के चलते लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। हर साल यहां से लाखों लोग हरिद्वार से गंगा जल भर करके कांवड़ के रूप में लेकर आते थे और शिवरात्रि के मौके पर इस गंगा जल को शिवालयों में चढ़ाया जाता है। लेकिन कोविड के चलते लगी रोक के बाद डाक विभाग ने गंगा जल की व्यवस्था कर दी है। हरियाणा बोर्ड के बाद में शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। दोनों ही बोर्ड में हिसार जिले के कुल 23,619 बच्चों ने 12वीं कक्षा पास कर दी। इसमें हरियाणा बोर्ड के 18,043 व सीबीएसई बोर्ड के 5,576 विद्यार्थी शामिल हैं। लेकिन अब उनके सामने कॉलेज में दाखिला लेने की चुनौती है। बच्चे इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका एडमिशन पसंदीदा कॉलेज या कोर्स मिल भी पाएगा या नहीं। मेरिट के आधार पर पसंदीदा कॉलेज में दाखिल न मिले, लेकिन छात्रों को दाखिलों के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिटी हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक में करीब 24,000 सीटें हैं, जो हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है। और जिले के 25 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अलग अलग संकाय की 12,000 सीटें उपलब्ध हैं। पानीपत में बाराबंकी जैसा सड़क हादसा हुआ। श्रमिकों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस GT रोड से सर्विस रोड पर आ गई और बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। इसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई और 2 की इलाज अभी भी जारी है, जबकि 14 लोग घायल हैं, जिनमें गंभीर 6 घायलों को रोहतक PGI रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक निजी बस का चालक दलबीर सिंह यूपी के आजमगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद से 40 से ज़्यादा श्रमिकों को लेकर के पंजाब के पटियाला जा रहा था। शनिवार सुबह 6:15 बजे वह पानीपत की GT रोड स्थित खादी आश्रम के सामने पहुंचा, तो पीछे से तेज गति से आ रहे लोड ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त को
और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बना करके सभी 8,39,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई। जिला नूह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों के डीसी, एसपी, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। और हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खातरी ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए उनके एरिया से लगते जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। प्रदेश की सीएम सिटी करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। महिला वर्ग की वैक्सीनेशन में तो एक पायदान की छलांग लगाते हुए शहर ने चौथा स्थान हासिल कर लिया। जल्दी पुरुष वर्ग भी अंतर को पार कर लेंगे और ऑल ओवर देखा जाए तो अब करनाल, सोनीपत में महज 19,000 डोज पीछे हैं। अब तक प्रदेश में 52,16,652 महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई है और गुरुग्राम में 7,09,019 महिलाओं ने, फरीदाबाद में 4,84,326 महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच रोड अंडरब्रिज पर पटरी का मरम्मत का कार्य पूरा हो गया। वहीं बारिश के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होने पर जोधपुर मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का परिवर्तित किया गया था मार्ग। तो वहीं जोधपुर मार्ग पर फिर से शुरू किया ट्रेन संचालन और इस मार्ग पर ट्रेन संचालन 10 की स्पीड से किया जाएगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के नायर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में मार्ग परिवर्तित 4 ट्रेनें पुनः अपने निर्धारित मार्ग से जाएंगी। ट्रेनें जिनका मार्ग परिवर्तित किया गया है वो निम्न प्रकार हैं, जिसमें 02467 जैसलमेर जयपुर, 04863 वाराणसी जोधपुर मरुधर, 04814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस और 04739 दिल्ली बीकानेर। ये सभी ट्रेनें अब अपने निर्धारित मार्ग से होकर जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए में अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दाग करके इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। इन दिनों दुनिया में ओलंपिक का खुमार चल रहा है और खेल के मैदान में और उसके बाहर इसको लेकर के प्लेयर्स और दर्शकों दोनों में जुनून है, टेंशन है और रोमांच भी भरपूर है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बता रहे हैं कि इस बार ओलंपिक में खेल के बाद रोमांच के साथ साथ इश्क भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इससे पश्चिमी की ओर से झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। स्काईमैट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। 1 अगस्त से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इन बदलावों को जानकारी पहले से ही अपने पास रख लें। 1 अगस्त से बैंक में होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। हम आपको ऐसे 5 बदलाव बताएंगे अगली खबर में, जिसका आप सभी को संबंध इससे समझ में आएगा। भारत के साथ होम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। उसके स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी और इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 30 साल के स्टोक्स ने अपने फैसले की वजह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया। इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेलना तय नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विभाग के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स
समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली और बेटी वोमिका के साथ इंग्लैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस वेकेशन में उन्हें टीम इंडिया के क्रिकेटरों और उनकी पार्टनर्स का भी साथ मिला है। हाल ही में इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया अकाउंट से डरहम में वेकेशन एंजॉय करते हुए एक खूबसूरत फोटो शेयर की। टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को भारत की पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले का सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। सिंधु का सामना चाइनीज ताइपे की ताइजू यिंग से होगा। यिंग वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उनके अलावा मुक्केबाजी में पूजा रानी भी मेडल पक्का करने की कोशिश करने में उतरेंगी। अतनु दास पुरुष तीरंदाजी में भारत के लिए मेडल का खाता खोलने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं ANM UDV चैन में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बाड़मेर CMHO डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने रिश्वत लेकर के 10वीं के 41% की जगह 61% दिखा करके चयन किया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बाड़मेर CMHO डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने रिश्वत लेकर के 10वीं के 41% की जगह 61% दिखा करके चयन किया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, क्या है ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा का, आप हमें बताइए। सर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ANM भर्ती में 41% की जगह 61% बताकर किया गया है चयन। CMHO द्वारा ANM की अंतिम सूची में पिछड़ा वर्ग की चयन सूची में क्रम संख्या 31 पर कविता के माध्यमिक में 61.7% दिए गए थे, जबकि इसके मूल दस्तावेज में 41.7% है। तो इसके अंतर्गत अभी जो ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, तो किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है? सर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली? नहीं सर। तो इसी को लेकर के अभी बाबूलाल का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है कि जो CMHO है कि उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है या नहीं? हाँ, CMHO द्वारा ANM घोटाले का खंडन किया गया है। ANM अंतिम वरीयता सूची संबंधित भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन आपत्तियों के प्रतिशत एवं मूल दस्तावेज की जांच उपरांत किया जाएगा। ठीक है संजय जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक रुख कर देते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि झमाझम बारिश का दौर फुलेरा के अंदर भी जारी है और 122 mm तक पानी दर्ज किया गया है। सावन की पहली बारिश में जमकर के बरसे मेघ, तो वहीं जनता को गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन फुलेरा कस्बे के चारों ओर बने अंडरपास आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गौरतलब तो यह है कि सावन माह की शुरुआत होने के बाद इंद्रदेव की कृपा से रात करीब 1 बजे से सुबह तक जम करके बादल बरसते हुए नजर आए हैं। जनता को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन फुलेरा कस्बे से निकलने वाले स्टेट हाईवे बिचुन रोड स्थित GSS के पास बने रेलवे अंडरपास 2 में करीब 4 फीट पानी भरने से छोटे बड़े वाहनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं फुलेरा कस्बे को रेलवे कॉलोनियों को जोड़ने वाला एकमात्र अंडरपास जयपुर जोधपुर सेक्शन में डबल लाइन बिछाने को लेकर के करीब 15 दिन के लिए बंद किया हुआ है। अब फुलेरा से वाया बिचून जयपुर जाने वाली श्री राम नगर स्थित रेलवे फाटक ही हारे का सहारा बनी हुई है, जहां से छोटे बड़े वाहन सहित रोडवेज की बसें भी निकल रही हैं। तो वहीं दोनों अंडरपासों में 2 जनरेटर सेट लगा करके पानी निकासी का कार्य भी जोरों शोरों पर किया जा रहा। जयपुर जोधपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा है पानी। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि पानी बढ़ने से देरी से चल रही है मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन में यात्रा कर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। सांसद ने वैकल्पिक रास्ता अपनाने को कहा और सांबर लेक स्टेशन पर यात्रियों से भी बातचीत की। वहीं आप सभी को बता दूं कि किसान सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है दौसा जिले के अंदर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर किसान सेवा केंद्र पर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन अंतर्गत कृषि विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय संस्थागत महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रशिक्षण अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने क्षेत्र की 30 प्रगतिशील महिला कृषकों को तकनीकी जानकारी देते हुए कहा कि कृषि एवं उद्यान विभाग की तारबंदी, फव्वारा संयंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, फार्म पॉट, जल हौज, नवीन फलदार बगीचा स्थापना, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्याज हाउस सहित कई योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी। शिविर के दौरान जानकारी देते हुए ई-मित्र पर अनुदान के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए। वहीं फसल कृषि अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर दौसा ने 2 दिवसीय शिविर में महिलाओं को फसलों में लगने वाले रोगों और उनके बचाव की तकनीकी जानकारी भी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फार्म पॉन्ड बनवाएंगे व वर्षा के लिए जल का संचय कर फसलों की सिंचाई हेतु उपयोग करें। प्रशिक्षण शिविर के दौरान सहायक कृषि अधिकारी रामगढ़ बछवाड़ा जगदीश कुमार ने किसानों को बीज उपचार की वैज्ञानिक विधि की जानकारी दी और जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। प्रशिक्षण शिविर उपरांत कृषकों का ज्ञानार्जन टेस्ट लिया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली महिला कृषकों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और प्रशिक्षण शिविर के दौरान कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा, धर्म सिंह गुर्जर, जगदीश कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, सरपंच घनश्याम खटी, कैलाश चंद शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई के अंदर लगातार तेज बरसात का आलम जारी है और इसी को देखते हुए बाजार जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई शहर के मुख्य बाजार जलमग्न होते हुए नजर आए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई शहर में सुबह से तेज बारिश का आलम जारी है और पूरे शहर के अंदर पानी भर गया। आदर्श व्यापार मंडल बांदीकुई के शीर्ष पदाधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारीगण को मैसेज दिया गया है कि बसवा रोड बांदीकुई की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। सड़कों पर चैम्बर आदि खुलने होने के वह इलेक्ट्रिक पोल जल के संपर्क होने से किसी भी बड़ी अनहोनी घटित होने की आशंकाएं बनी हुई हैं और इस होने वाली परेशानी से जल्द ही निजात सभी को दिलाई जाए। कुमार शर्मा, बसवा रोड व्यापारी हूँ और आदर्श व्यापार मंडल का एक पदाधिकारी भी हूँ और ये आज ये पहली बारिश इस मौसम की हुई है। इसमें बांदीकुई के हालात देख लो, जबकि इसी रोड पर नगर पालिका का ऑफिस भी है, पंचायत समिति का ऑफिस भी है, FCI गोदाम भी है और बार बार इनको हर बार बरसातों में इस चीज़ से अवगत कराते हैं, फिर भी इस पानी से कोई निजात नहीं मिली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकारियों से ये गुजारिश लगाता हूँ कि यहाँ इस पानी के निकास की कोई व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ चैम्बर खुले हुए हैं। आज ही एक लड़की बाइक से जा रही थी, गड्ढे में बाइक गिरने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो कृपया इस पर थोड़ा सा गौर फरमाकर इसका कोई निकास करवाया जाए पानी का। वहीं आप सभी को बता दूं कि 12 जिले के अंदर छात्रावास भूमि को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से चर्चा की। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। 12 जिले के अंदर छात्रावास संघर्ष समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नायक समाज नवयुक्त मंडल जिलाध्यक्ष रामदयाल नायक व पूर्व उपाध्यक्ष रामकेश नायक ने बताया कि अखिल भारतीय नायक सभा के प्रदेशाध्यक्ष रोहित नायक सरकार ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर छात्रावास भूमि को लेकर कुछ समय तक चर्चा की और जिला कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए बताया कि बहुत जल्द आपको छात्रावास भूमि आवंटन जयपुर कार्यालय से आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। वहीं खबर 12 जिले से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कोटा संभाग प्रभारी मनोज जोलिया ने बताया कि कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का 2 दिवसीय हाड़ौती प्रवास के तहत 12 में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री सुरेश पाटोदिया, राजस्थान प्रभारी भूपेंद्र जैन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सेठी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल सहित कई लोग उपस्थित थे। यह बैठक व्यापारियों में नई ऊर्जा एवं जोश का संचार स्थापित करने में सफल साबित हुई है। कार्यक्रम में ऑनलाइन मार्केटिंग से मुकाबला, GST की समस्या,
आदि व्यापारिक चर्चाएं भी की गई हैं। जिला महामंत्री विष्णु गुप्ता ने बताया, कैट भारत द्वारा एक व्यापारिक महाकुंभ समागम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल एवं पूरी राष्ट्रीय टीम का आगमन हुआ और खंडेलवाल द्वारा व्यापारियों को व्यापारिक समस्याओं कैट के बारे में संक्षिप्त परिचय, जो शहर मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सभी व्यापारिक संगठनों को एकजुट होकर के काम करने की बात भी कही है। वो किस तरीके से अपने अपने स्थानों पर व्यापार को और मजबूत करें, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि चलो गांव की ओर। तो ऐसे क्षेत्र जो व्यापार की दृष्टि से मुख्य धारा में नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं 12 आया हूँ तो कोटा को माना जाता है कि वो एक व्यापार का शहर है। हम चाहते हैं कि 12, अंता, झालावाड़ या और जैसे जो भी शहर हैं उनको भी एक व्यापक तस्वीर उनके साथ जोड़ी जाए कि ये भी व्यापार के एक मजबूत गढ़ हो सकते हैं। उस दृष्टि से जो भारत सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं हम उनको भी अपने साथ दे रहे हैं। अभी हम केंद्र सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कि हर मोहल्ले का जो व्यापारी है वो उस मोहल्ले की बेटी का और महिला का अभिभावक बने। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर अध्यापक घर घर जाकर के बच्चों के होमवर्क का प्रशिक्षण कर रहे हैं और उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करवाई जा रही है, जिससे बच्चों का शिक्षा से संबंध टूटता हुआ नजर न आए। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शामपुरा में कोरोना संक्रमण संकट काल में इस समय छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए साधन संसाधन के अभाव एवं तकनीकी दिक्कतों के चलते हुए ऑनलाइन शिक्षा की लाइन से दूर बच्चों को खेत दानी में पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शामपुरा के व्याख्याता राधा मोहन गुप्ता ऑफलाइन गृह कार्य दे रहे हैं, साथ ही जांच भी कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए विद्यालयों के ताले खुलते नजर नहीं आ रहे और ऐसे में बच्चों की शिक्षा से जोड़ रखने के लिए व्याख्याता राधा मोहन गुप्ता ने घर घर जाकर के कक्षा 1 से 12 तक 25 से अधिक नए प्रवेश नामांकन में वृद्धि की है। स्माइल प्रोजेक्ट 3.0 के तहत ऑनलाइन एवं जो बालक विद्यालय नहीं आ रहे उनके घर घर जाकर ऑफलाइन होमवर्क एवं अध्यापन कराया जा रहा है। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके अंतर्गत चचेरी बहन को भाई ने अपना शिकार बनाया और अश्लील वीडियो भी बनाया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर शहर के रामनगरिया थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक चचेरी बहन को उसके भाई ने ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी की इस गंदी हरकत में आरोपी की अपनी पत्नी ने भी साथ दिया और उसका अश्लील वीडियो क्लिपिंग भी बना डाली। साथ ही इस बारे में किसी को भी बताने पर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने और जान से मारने की भी धमकी दी। हालांकि इस संबंध में पीड़िता ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराकर मामले में पुलिस अभी जांच जुटी हुई है। के साथ में जो अश्लील हरकतें हुई है और नग्न अवस्था में की जो तस्वीरें ली गई है, वीडियो इनकी ली गई है, तो उससे संबंधित धाराएं पुलिस ने अभी तक नहीं लगाई है। गंभीर जो धाराएं होती है अभी वो लगना बाकी है, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्यों ऐसी साजिश रची है या पता नहीं ऐसा क्या उनका लगाव रहा है कि उन्होंने अभियुक्त के साथ में मिली भगत कर ली है या क्या करा है कि इसके अंदर अभी तक इस प्रकार की धाराएं नहीं लगी है और न ही किसी प्रकार का अभी तक कोई कार्रवाई इसमें विशेष रूप से देखने को मिल रही है। वही खबर नरेना से, जहां पर गौरीशंकर तालाब की पाल ढह चुकी है और लगातार बारिश के दौर के कारण ये पाल ढहती हुई नजर आई है। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेना के अंदर मूसलाधार बारिश से गौरीशंकर तालाब की पाल ढही है। नरेना में 900 वर्ष पुरानी है गौरीशंकर तालाब की पाल। ग्रामीणों को भीड़ भी उमड़ गई तो वहीं घटिया सामग्री का आरोप लगाया जा रहा। नरेना सहित आसपास के क्षेत्र में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश से ग्राम पंचायत नरेगा में ऐतिहासिक 900 वर्ष पुरानी गौरीशंकर सरोवर की पाल ढह गई। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच पीर मोहम्मद, नरेना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो वहीं सरपंच ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना दी।
साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पाल पर हाल ही में विकास पथ बनाते समय पाल में दरारें आई थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा कि इस मूसलाधार बारिश में पाल का काफी हिस्सा भर करके और टूट गया। वहीं खबर किशनगढ़ से, जहां पर बांदा सिंदरी के अंदर प्रथम कार्यकारिणी का गठन किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान बांदा सिंदरी में प्रथम कार्यकारिणी का गठन किया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर विभाग संयोजक अनिरुद्ध सिंह जोधा ने विश्वविद्यालय कार्यकर्ताओं के दायित्व की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष विकास पाठक, उपाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, सचिव रजत पांडे, सचिव जयवर्धन, विधि कल्लाल, प्रिया शर्मा, कीर्तन सारन, अमन ज्योतिषी, रंजन मिश्रा, सूर्यांश सिंगल, मोहन कौशिक को विभिन्न प्रकार के दायित्व प्रदान किए हैं। मुख्य अतिथि द्वारा दायित्व का कार्यशैली पर विस्तृत रूप से चर्चा कर परस्पर सहयोग बढ़ाकर के छात्र हित, राष्ट्र निर्माण, सेवा भावना के उत्थान हेतु समर्पित भाव से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदा सिंदरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रथम बार कार्यकारिणी का स्वरूप दिया गया है, जिसका उद्देश्य परिसर में शिक्षा प्रेरणा, छात्र हित, विश्वविद्यालय की समस्याओं पर काम करना है। नमस्ते, मैं विकास पाठक, CUR इकाई अध्यक्ष, आप सभी को कार्यकारिणी विस्तार की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। यह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम कार्यकारिणी है, जिसका विस्तार प्रांत विश्वविद्यालय के कार्य प्रमुख के आदेशानुसार विभाग संयोजक जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख डॉक्टर ललित जी पांडे एवं चित्तौड़ के प्रांत संगठन मंत्री हरीश जी भाई साहब का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ विश्वविद्यालय के लिए कार्य करते हेतु प्रयासरत रहेंगे और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास हेतु प्रयास करते रहेंगे। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं धौलपुर जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि लगातार 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है और इसी को लेकर के नदी, नाले और तालाब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले के डांग इलाके में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी, नाले और तालाब उफान पर है। सरमथुरा उपखंड इलाके की पार्वती नदी की खुर्दिया रपट पर पानी का तेज बहाव होने की वजह से सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक बीच मझधार में फंस गया। ट्रक के अंदर चालक और परिचालक मौजूद थे। सूचना मिलने पर उपखंड प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और चालक व परिचालक को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू चलाकर करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी सर। पार्वती नदी में अत्यधिक बहाव था और उस बहाव में एक ट्रक चालक ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक होने की वजह से वो फंस गया रास्ते में ही। लेकिन गनीमत ये है कि स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसको सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया और ट्रक अभी फंसा हुआ है, ट्रक को निकालने की कार्रवाई चल रही है। वहीं खबर सिवानी मंडी से सामने आई है, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तो वहीं 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सिवानी मंडी में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर उपखंड के सबसे बड़ी बड़वा में सामाजिक संस्था शिवालिक युवा मंडल द्वारा गांव की कुम्हार खाती धर्मशाला में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भवन एवं निर्माण कामगार हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष विनोद खेड़ा उपस्थित रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि नंदकिशोर नंबरदार ने की है। रक्तदान के लिए राज्य रक्त संचरण परिषद की ओर से अग्रोहा मेडिकल स्टाफ से डॉक्टर ऋचा व उनकी टीम शिविर में पहुंची है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विनोद ने कहा कि देश हित में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। युवा मंडल की सदस्य रक्तदान शिविर का हमने यहाँ आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जिसको ज़रूरत हो उसके लिए रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है, उनकी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। 1 ब्लड 3 लाइफ जो है वो बचा सकता है। इसलिए हम सबको प्रेरित करते हैं कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। तो कई बार लोगों का क्वेरी रहती है कि हम ब्लड डोनेट कहाँ करें, इमरजेंसी का पता नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ करवाया। इस वर्ष का ये ब्लड डोनेशन कैंप है और सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो रहा है।